100 ये फ्रिज में 2 ही गैस चार्ज किया जा रहा है। अभी जो इन्वर्टर फ्रिज आ रही है उसमें R134A नहीं यूज किया जा रहा है इन्वर्टर एसी में 600 यूज किया जा रहा है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें R134A गैस चार्ज किया जा रहा है। तो फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में 2 ही गैस चार्ज किया जा रहा है, R134A और R600। अभी जो न्यू फ्रिज आ रही सब इन्वर्टर फ्रिज आ रही। इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। इन्वर्टर फ्रिज में क्या है कि जो कंप्रेसर है ये डीसी कंप्रेसर है, यानी सर्किट के द्वारा डीसी बनता है। यानी एसी पावर में हम लगाते हैं लेकिन ये सर्किट के द्वारा क्या करता है, डीसी बनता है। जो कंप्रेसर रहता है डीसी से चालू होता है। इससे क्या होता है कि मेरा नॉर्मल एम्पियर रहता है और पावर को 50% से लेकर 60% या 40% तक पावर को सेव करता है। इसीलिए अभी मार्केट में ज़्यादा बिल महंगे होने के कारण से ज़्यादा इन्वर्टर फ्रिज या इन्वर्टर एसी यूज किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि मेरा पावर सेविंग अच्छा रहेगा। और फ्रिज जो रहता है ये कंटिन्यू चालू रहता है। एसी क्या होता है, एसी तो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा चालू किया जाता है, लेकिन जो फ्रिज रहता है ये कंटिन्यू आपका चालू रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी जो देखिए आज हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम। यानी जो सिंगल डोर फ्रिज होता है तो अभी फ्रिज जो आते हैं 2 टाइप्स के आते हैं, एक इन्वर्टर आ रहा है, दूसरा नॉन इन्वर्टर आ रहा है। जो इन्वर्टर फ्रिज आ रहा है उसमें तो अभी पूरे अधिकतर सर्किट से कनेक्शन किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सबका सर्किट रहता है और सब सर्किट में जैसे आपका सेंसर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, कंप्रेसर हो गया, डोर बल्ब हुआ, स्विच हुआ, सब कनेक्टर लगे रहते हैं, कपलर लगे रहते हैं, उसमें ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है उसमें हमको किस तरह से कनेक्शन करना है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये आज बताएंगे कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो सिंगल डोर फ्रिज जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे मेरे पास सबसे पहले थर्मोस्टेट पाया जाता है, डोर स्विच, डोर बल्ब, ओवरलोड, रिले और कंप्रेसर। ये 6 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सिंगल डोर फ्रिज में। 6 कंपोनेंट्स सिंगल डोर फ्रिज में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि थोड़ा कि कौन से कंपोनेंट्स का काम क्या है, क्योंकि अगर आपको वायरिंग करना है या सीखना है तो हर कंपोनेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट क्या है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे थर्मोस्टेट में उसमें पॉइंट बना रहता है, नोब रहता है, बटन रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अगर आपको कूलिंग ज़्यादा लेना है तो हम 5 नंबर और 4 नंबर पे रखते हैं, और ठंडी वगैरह के टाइम में हम 1 नंबर और 2 नंबर पे रखते हैं। तो थर्मोस्टेट क्या है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है। जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, कूलिंग चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करके मेंटेन कर सकते हैं। और थर्मोस्टेट में ये जो पॉइंट है कैपिलरी के ऊपर आगे पॉइंट जो दिख रहा है इसे हम थर्मल बल्ब बोलते हैं। थर्मल बल्ब पे क्या होता है कि ऑपरेटर में टच होना चाहिए। अगर ये ऑपरेटर में थर्मल बल्ब पे टच नहीं है तो ये जो कूलिंग कंट्रोलिंग है वो काम नहीं करेगा, यानी थर्मोस्टेट क्या करेगा, काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज थर्मोस्टेट में खाली फेस इन होता है और फेस आउट होता है, यानी फेस यहाँ से देंगे, इन करेंगे और फेस आउट निकाल लेंगे। दूसरा मेरे पास है डोर स्विच। डोर स्विच का काम क्या है कि जिस तरह से हम डोर को ओपन करते हैं, यानी डोर को खोलते हैं और लाइट क्या होता है, चालू हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे हम फ्रिज को बंद करते हैं बल्ब उसके अंदर चालू रहता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम डोर को ओपन करते हैं वैसे लाइट चालू हो जाता है। ये जो डोर स्विच रहता है, जब हम डोर को बंद करते हैं डोर के पास टच हो जाता है, पुश हो जाता है और लाइट बंद हो जाता है। और जैसे डोर को ओपन करते लाइट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और डोर बल्ब का काम क्या है, लाइट चालू करना, यानी यहाँ से सप्लाई देता है। डोर बल्ब में डोर होल्डर लगा रहता है, होल्डर के पीछे ऊपर बल्ब लगा रहता है जिससे चालू होता है। क्या होता है, इस लगाने से क्या होता है कि कभी आप रात में फ्रिज में कुछ काम में आपको निकालना या रखना है तो अंधेरा नहीं रहेगा, बल्ब से उजाला रहेगा। और दूसरा जो यहाँ पे OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, कोई भी जैसा भी एम्पियर ज़्यादा हो गया, लोड ज़्यादा हो गया, यानी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ओवरलोड क्या करता है, कट ऑफ कर देता है। इसका जो कट ऑफ करने का प्रोसेस है ये 3 बार है, 2 से 3 बार ये प्रोसेस करता है। अगर 2 से 3 बार भी वोल्टेज करंट एम्पियर अगर मेंटेन नहीं होता है तो ओवरलोड क्या करता है, ट्रिप कर देता है, यानी खुद खराब हो जाता है, दूसरी चीज को खराब होने से बचा लेता है। यानी क्या, कंप्रेसर है। ये दिखने में छोटा है लेकिन यह कई हजारों लाखों रुपए को सेफ्टी करता है, जिसे हम OLP बोलते हैं। OLP बोलते हैं। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। दूसरा जो आता है मेरा PTC रिले क्या है, एक स्टार्टिंग रिले है जो कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है, यानी स्टार्ट करने में मदद करता है। जब मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो रनिंग पे चलने लगता है।
लेकिन आप अगर रिले नहीं लगा, कंप्रेसर आपको स्टार्ट करना है तो आपको टच करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कंप्रेसर स्टार्ट होएगा। लेकिन आपका पीटीसी रिले लगा हुआ है तो आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, स्टार्ट हो जाता है, रनिंग पे कंटिन्यू चालू रहता है। अब हम बात करेंगे इसका वायरिंग का। अब वायरिंग में देखेंगे, जो वायरिंग किया जाता है उसमें 2 पॉइंट पाए जाते हैं, फेस और न्यूट्रल। फेस को एल से लिखा जाता है, न्यूट्रल को एन से लिखा जाता है, और अर्थ भी दिया जाता है, अर्थ को ई से लिखा जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेस को देंगे। जैसे मेरे पास ये फेस है, फेस सबसे पहले हम थर्मोस्टेट में दे देंगे। थर्मोस्टेट में दे दिए यहाँ पे। अब थर्मोस्टेट से फेस निकलेगा, कहाँ जाएगा, कंप्रेसर के ओवरलोड में, यहाँ पे दे दिए। और यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, एक कॉमन टर्मिनल, एक रनिंग टर्मिनल और दूसरा जो होता है स्टार्टिंग टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल पाए जाते हैं कंप्रेसर के अंदर, 3 टर्मिनल पाया जाता है, कॉमन टर्मिनल, रनिंग टर्मिनल और स्टार्टिंग टर्मिनल। हमने यहाँ पे दे दिया कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। यहाँ पे ओवरलोड है, ओवरलोड में हमने क्या दे दिया, डायरेक्ट फेस दे दिया। अब दूसरा जो रहेगा मेरा, अब यहाँ से डोर स्विच में देना है। डोर स्विच में क्यों यहाँ से देना है, इन साइड से देना है। हमने यहाँ से फेस लिए, इसमें दे दिए, और यहीं से फेस लिए डोर बल्ब में दे दिए। अगर क्या होएगा, जब मेरा थर्मोस्टेट कट ऑफ करेगा तो पावर इस साइड ऑफ हो जाता है, इस साइड पावर क्या होता है, ऑफ हो जाता है, लेकिन इस साइड पावर ऑन रहता है। तो क्या होएगा, जब मेरा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि थर्मोस्टेट से जब कट ऑफ करता है तो कंप्रेसर मेरा ऑफ हो जाता है। अगर कूलिंग ज्यादा हो गया या कूलिंग मेंटेन हो गया तो क्या करता है, कट ऑफ कर देता है। अगर यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, जिससे क्या होएगा कि जब मेरा कंप्रेसर कट ऑफ करेगा तो लाइट भी मेरा बंद हो जाएगा। इसीलिए कंप्रेसर थर्मोस्टेट के इन साइड में ये कनेक्शन किया जाता है कि कंप्रेसर बंद हो जाएगा लेकिन लाइट आपका चालू रहेगा। हमने यहाँ से डोर स्विच डोर बल्ब में दे दिया। अब यहीं से लेके कनेक्शन क्या करेंगे, हम रिले में दे देंगे। यहाँ से लिए हमने यहाँ पे रिले में दे दिया। अब ये तो कनेक्शन हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, इसमें न्यूट्रल चाहिए। हम यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और कंप्रेसर के रिले में जो लगा हुआ है यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे, यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिए। ये क्या हो गया, पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कनेक्शन को कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ पे थर्मोस्टेट है, आपका डोर स्विच है, डोर बल्ब लगा हुआ है, ओवरलोड है, रिले है और कंप्रेसर है। इस तरह से हम पूरा परफेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा हमने पूरा डिटेल से दे दिया, थर्मोस्टेट का भी काम बता दिया, रिले, ओवरलोड, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, इस तरह से काम बता दिया। और जो फ्रिज में कंप्रेसर लगाया जाता है तो कंप्रेसर सेमी हार्मेटिक सेमी सील्ड कंप्रेसर रहता है, और इसी कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोला जाता है। फ्रिज में जो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगता है। और गैस की बात करेंगे तो फ्रिज में जो होता है 2 गैस से चार्ज किया जाता है। नंबर 1 R134A और दूसरा जो है R600। ये फ्रिज में 2 ही गैस चार्ज किया जा रहा है। अभी जो इन्वर्टर फ्रिज आ रही है उसमें R134A नहीं यूज किया जा रहा है, इन्वर्टर एसी में 600 यूज किया जा रहा है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें R134A गैस चार्ज किया जा रहा है। तो फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में 2 ही गैस चार्ज किया जा रहा है, R134A और R600। अभी जो न्यू फ्रिज आ रही सब इन्वर्टर फ्रिज आ रही। इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। इन्वर्टर फ्रिज में क्या है कि जो कंप्रेसर है ये डीसी कंप्रेसर है, यानी सर्किट के द्वारा डीसी बनता है। यानी एसी पावर में हम लगाते हैं लेकिन ये सर्किट के द्वारा क्या करता है, डीसी बनता है। जो कंप्रेसर रहता है डीसी से चालू होता है। इससे क्या होता है कि मेरा नॉर्मल एम्पियर रहता है और पावर को 50% से लेकर 60% या 40% तक पावर को सेव करता है। इसीलिए अभी मार्केट में ज़्यादा बिल महंगे होने के कारण से ज़्यादा इन्वर्टर फ्रिज है, इन्वर्टर एसी यूज किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि मेरा पावर सेविंग अच्छा रहेगा। और फ्रिज जो रहता है ये कंटिन्यू चालू रहता है। एसी क्या होता है, एसी तो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा चालू किया जाता है, लेकिन जो फ्रिज रहता है ये कंटिन्यू आपका चालू रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी जो परसेंट टाइम की बात करेंगे तो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। यानी अगर आप किसी को भी लेना है तो नॉन इन्वर्टर फ्रिज नहीं ले रहा है, इन्वर्टर ही फ्रिज ले रहा है। इससे क्या होता है कि आपका पावर सेविंग अच्छा रहेगा।